लाइट एंड ऑप्टिक्स चैप्टर के एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो पूछ रहा है कि आउटर वाइट पार्ट ऑफ आई दैट इज प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर इज, आंख का बाहरी सफेद भाग जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा है। तो देखो आइरिस क्या काम करता है, आइरिस का काम है कितनी लाइट आंख के अंदर एंटर करनी है, तो उसको रेगुलेट करता है। तो आइरिस का काम ये हो गया। स्क्लेरा, स्क्लेरा वो स्ट्रक्चर है, वो सफेद भाग है जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की प्रोटेक्शन करता है। तो आंसर तो हमारा क्या हो गया, स्क्लेरा। ये एक स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करती है। रेटिना, रेटिना पे आपको पता है हम जो कोई चीज देखते हैं उसकी इमेज कहाँ बनती है, आंख के रेटिना पे बनती है। तो इमेज बनेगी यहाँ रेटिना पे। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया वो पार्ट है आंखों का सबसे स्टार्टिंग फ्रंट वाला पार्ट है, कॉर्निया स्ट्रक्चर होती है, वहीं से लाइट एंटर करती है। तो आइरिस तो डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट जानी चाहिए। जैसे डे के टाइम में आइरिस लाइट का अलग कंट्रोल करेगा, नाइट के टाइम में आइरिस जाने वाली लाइट को थोड़ा सा कम कर देगा। तो आइरिस का मेन काम यही है। स्क्लेरा है वो पार्ट जो प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, वर्णांधता जो एक बीमारी होती है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसी भी लेंस से करेक्ट नहीं किया जा सकता, और ये कोई रोग नहीं है, डिसऑर्डर है ये। तो जो भी व्यक्ति कलर ब्लाइंड होगा वो कौन कौन से कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो देखो प्राइमरी कलर्स जो होते हैं मेनली रेड, ग्रीन, ब्लू। तो कलर ब्लाइंडनेस मेनली रेड और ग्रीन कलर से जुड़ी हुई है, ब्लू कलर वाली भी होती है। तो रेड और ग्रीन कलर जो होता है इसको वो नहीं देख पाएगा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, याद रखना है। तो रेड और ग्रीन कलर जो होंगे प्राइमरी, उनको कलर ब्लाइंड पर्सन नहीं देख सकता। ब्लू येलो भी होती है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस रेड और ग्रीन जो प्राइमरी कलर्स है दो, इनको नहीं देख सकता है कलर ब्लाइंड पर्सन, और किसी भी लेंस से इसको करेक्ट नहीं कर सकते। जैसे बाकी सब डिसऑर्डर्स लेंस से करेक्ट हो जाएंगे, ये नहीं हो पाता बिकॉज जेनेटिक है, ये अनुवांशिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखो ये फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा कि ह्यूमन आई जो होती है उसकी, अगर आप कोई वस्तु बिल्कुल अपनी आंख के 2-3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से देखोगे पास रख के, तो वो आपको साफ नहीं दिखाई देती। आपको उसको एक मिनिमम डिस्टेंस पे ले जाना पड़ता है कि हाँ अब वहां से आने वाली रेज आपकी रेटिना पे परफेक्ट इमेज बना रही है। तो वो जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर होती है, तो याद रखना है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी से आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हो उस ऑब्जेक्ट को। उससे कम ले आओगे 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो आपको दिखेगा तो सही, लेकिन वो आपको परफेक्ट स्पष्ट दृष्टि नहीं होगी वो। तो 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट एकदम डिस्टिंक्ट विजन क्रिएट करता है। फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल एज लिटिल आउट टू फोकस इन द कंडीशन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दूर की वस्तुएं कम दिखाई देती हैं, यानी पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही। ऐसा कौन से डिसऑर्डर में होता है, कौन सी डिजीज में होता है। तो देखना, याद रखना, हमारी जो आंख होती है ये लेंस वाला पार्ट है, कॉर्निया वाला पार्ट है, यहाँ पर इमेज बनती है। तो ये हमारी आंख का जो लेंस है उसकी नेचर होती है कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस होता है इंसान की आंख का। आने वाली जो नॉर्मल लाइट रेज है उनको ये इस तरीके से रेटिना पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है। तो यहाँ इमेज साफ बन जाती है। लेकिन अगर ये डिसऑर्डर हो गया है, इस डिसऑर्डर को नाम क्या देते हैं, तो इस डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं मायोपिया। हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, कि जिसमें आपको पास की वस्तुएं तो साफ दिख रही हैं, दूर की वस्तुएं आपको साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो आप शॉर्ट साइटेड आई बन के रह जाते हो, निकट दृष्टि रह जाती है आपकी। इस डिजीज में क्या हो रहा होता है कि जो आपकी आई है उसकी जो ये लेंस है, यहां से आने वाली जो रेज होती हैं, ये रेज रेटिना से पहले ही क्या हो जाती हैं, मिल जाती है इस पॉइंट पर। तो आपको रेटिना पर अगर इमेज बनती तो साफ दिखाई देती, बट ये यही हो गई है, कन्वर्ज हो गई है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस ने यही इनको मिला दिया एक पॉइंट पर। तो थोड़ा सा विजन साफ नहीं दिखाई देगा, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी, पास की दिख जाएंगी। इस डिसऑर्डर का नाम क्या है, मायोपिया। तो आंसर तो हमें मिल गया, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसको करेक्ट करने के लिए हम एक लेंस लगा देते हैं, ये लेंस, कॉनकेव लेंस।
कनकेव लेंस का काम क्या होता है? देखो, कनकेव लेंस एक तरह का डाइवर्जिंग लेंस है। ये आने वाली लाइट रेज को बड़े एरिया में डाइवर्ज कर देता है। तो इसने पाथ बड़ा कर दिया, रास्ता लंबा कर दिया। तो जैसे ही हम इस लेंस को यहां लगाएंगे तो अब ये इस पाथ को लंबा कर देगा, इस तरीके से लंबा कर देगा पाथ को। तो अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस था, इस पर जब ये गिरेगी लंबे पाथ वाली रेज, तो रास्ता लंबा होने की वजह से हमारे आंख का नॉर्मल लेंस तो वैसे ही बिहेव करेगा, वो अब इसको एकदम यहां पर अलाइन करवा देगा। तो इस लेंस ने केवल इस पाथ को लंबा कर दिया है, जिससे पहले जो लाइन रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रही थी, अब वो प्रॉपर रेटिना के ऊपर फोकस हो रही है, तो विजन करेक्ट हो जाता है। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, करेक्ट कैसे करते हैं? कनकेव लेंस लगा लो। कनकेव लेंस एक प्रकार का डाइवर्जिंग लेंस है, क्योंकि ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। और हमारी आंख का लेंस मैंने बताया था कॉन्वेक्स नेचर का होता है, जिसका काम है एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और ये जो कनकेव लेंस है ये लगाया गया है, इसकी पावर कैसी होती है? नेगेटिव। तो नेगेटिव क्षमता के चश्मे होते हैं ये, जो इस डिजीज को सही कर देते हैं, मायोपिया को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई इज मैक्सिमम इन द, मानव आंख की संवेदनशीलता किस रंग के लिए या किस कलर के लिए, कौन से कलर जोन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है? तो देखो, आपको याद रखना है, ग्रीन येलो, ये जो कलर है, हरा पीला, इसके लिए हमारी इंसान की आई सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। तो यहाँ पर हमें ग्रीन जोन दिखाई दे रहा है, येलो तो लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन रीजन। इसके लिए हमारी आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। येलो कलर के लिए भी होती है, इसीलिए जो स्कूल बसेज होती है बच्चों वगैरह की, सबकी येलो रंग की बनाते हैं, ताकि उस पर एटलीस्ट नजर तो गिरेगी, ह्यूमन आई जब देखेगी तो उस पर संवेदनशील है उस कलर के लिए लेकर के। तो इन दोनों कलर्स के लेकर के हमारी आंख संवेदनशील होती है। तो ग्रीन रीजन हो गया आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 10 मीटर्स द डिजीज ही सफर्स फ्रॉम। एक आदमी जो 10 मीटर से अधिक साफ नहीं देख सकता, यानी देखा जाए तो 10 मीटर से नजदीक का तो देख पा रहा है वो, तो पास का देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, क्या बोला था उसको? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। कारण क्या था? कि हमारा आंख का लेंस रेटिना से पहले ही, रेटिना पे फोकस करवाना चाहिए लेकिन रेटिना से पहले ही क्या कर दे रहा था? फोकस कर दे रहा था। तो हमने कौन सा लेंस यूज किया था करेक्शन के लिए? कनकेव लेंस किया था, नेगेटिव पावर वाला, जो रास्ते को लंबा कर दे रहा था। उसका क्या फर्क पड़ रहा था? कि अब वो एकदम सेफ पॉइंट पर, एकदम रेटिना पर जाकर के फोकस कर दे रहा था। तो ये मायोपिया था, जिसका निवारण कनकेव लेंस से था। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द पार्ट ऑफ द आई हैविंग लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं। हर मीडियम का अलग अलग होता है, पानी का अलग, हवा का अलग, जितने भी मीडियम होंगे, ग्लास का, डायमंड का, सबका अलग अलग होता है। होता क्या है ये? तो देखना, जो घटना होती है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की घटना, उस घटना में इसका जिक्र किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि अलग अलग मीडियम होंगे तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। क्योंकि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो अपने पाथ से वो मुड़ जाती है, डिफ्लेक्ट होती है इस तरीके से। तो ये जितने मीडियम होंगे उनमें वो अलग अलग तरीके से मुड़ेगी। तो वो मीडियम का रिफ्रैक्शन घटना में जो मीडियम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंपली अगर मैं बोलूं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है और लाइट की स्पीड एनी गिवन मीडियम में कितनी है, इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो वैक्यूम में आपको पता है मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट, निर्वात में सबसे अधिकतम होती है, और गिवन मीडियम, हवा, पानी, जो भी दिया हुआ होगा वो यहाँ पर रखेंगे, वो कम होगी। तो दैट मीन्स ये वैल्यू हमेशा एक से ग्रेटर आएगी। और यूनिट लेस क्वांटिटी है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि दोनों रेशियो सेम है, दोनों स्पीड के हैं, यूनिट्स कट जाएंगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने आप में एक यूनिटलेस है। बस ये पूछ रहा है कि आई के, हमारे आंख के किस पार्ट का मैक्सिमम होता है। तो हमारा आंख का जो लेंस है, याद रखना फैक्चुअल पॉइंट है, उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, लगभग 1.4 के करीब चला जाता है। कॉर्निया का भी काफी होता है, लेकिन
इसका तुलनात्मक रूप से कम होगा लेंस के मुकाबले 1.38 के करीब। तो हमारा आंसर क्या होगा? लेंस। याद रखना है, फैक्चुअल पॉइंट है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? लाइट की स्पीड वैक्यूम में डिवाइड बाय लाइट की स्पीड एनी अदर मीडियम में। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष, और लॉन्ग साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, यानी दूरदृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग करके सही किया जा सकता है? देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे थे वो निकट दृष्टि दोष के थे, मायोपिया के थे, तो उसमें हम कनकेव लेंस यूज कर रहे थे। तो जस्ट इसका अपोजिट लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। देखो, मैंने बताया था आपको, ये हमारी नॉर्मल आई है, ये आई का लेंस है। इस बीमारी में क्या होता है, आंख का लेंस इस तरीके से रेटिना के पीछे ले जाकर के फोकस करता है, यानी रास्ता लंबा हो चुका है। इस वजह से ये डिजीज हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। दूर का तो साफ दिखाई देता है, पास का साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है इस डिजीज में, इसीलिए आप लॉन्ग साइटनेस, आपकी आंख बन जाती है। इस लेंस को करेक्ट करना है तो रास्ता ऑलरेडी लंबा है, हम इस रास्ते को कैसे न कैसे करके शॉर्ट कर दें ताकि ये यहीं पर आकर के फोकस हो जाए। तो ये काम कौन सा लेंस करेगा? ये काम करता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जैसा हमारे आंख का लेंस है वैसा ही। अब इस पर जब लाइट आकर के गिरेगी तो इसका पाथ इसने पहले से ही शॉर्ट कर दिया है, छोटा कर दिया है। तो ये छोटा कर देने से अब ये आकर के इस एक पॉइंट पर, रेटिना पर आकर के फोकस हो जाएगी। इस लेंस को हम बोलते हैं कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। और इस उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है पावर, पॉजिटिव पावर के लेंस होते हैं ये। तो आंसर क्या हो गया? कॉन्वेक्स। तो दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में हम इस लेंस से करेक्ट कर सकते हैं, इसको रास्ता छोटा कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है, द फाइनल इमेज इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं माइक्रोस्कोप, उसमें जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो देखो, याद रखना, माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज करते हैं? हमें इमेज को स्मॉल करके देखना है या मैग्नीफाई करके देखना है? तो सीधी सी चीज है, हमें इमेज को कैसे देखना होगा? मैग्नीफाइड करके देखना होगा। तो इमेज हमें बड़ी दिखाई देगी। तो इसमें इमेज छोटी लिखी हुई है जो कि गलत है, यहाँ मैग्नीफाइड है जो कि ठीक है, यहाँ मैग्नीफाइड है, यहाँ डिमिनिश्ड है, छोटी है। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब बात आई कि इमेज जो आपको दिखाई देती है माइक्रोस्कोप में, क्या वो सीधी इमेज दिखती है या उल्टी इमेज दिखती है? तो आपको पता है कि माइक्रोस्कोप जो होता है इमेज को सीधा दिखाता है, इरेक्ट दिखाता है। तो आपके सामने यहाँ पता चल गया कि इरेक्ट है, इरेक्ट है, यानी इन दोनों में से कोई ना कोई होगा आंसर। अब देख लेते हैं रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो यूनिवर्सल तरीका है ऑल इरेक्ट इमेज, या मैं बोलूं ऑल इन्वर्टेड इमेज आर रियल इमेज। सारी की सारी उल्टी इमेज जो होती हैं वो वास्तविक इमेज होती हैं, और सारी की सारी सीधी जो इमेज होती है वो कैसी होती है नेचर में? वर्चुअल। ये यूनिवर्सल आपको याद रखना है, आभासी। तो इमेज तो इरेक्ट है, इरेक्ट होने के साथ वो क्या कभी भी रियल हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती। दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। इरेक्ट है तो दैट मीन्स हमेशा क्या होगी? वर्चुअल होगी। तो वर्चुअल बिल्कुल ठीक है, और मैग्नीफाइड तो है ही, तो आंसर हमें मिल गया। तो आप इमेज सोच करके कि इमेज कैसी दिखाई दे रही है, आप वहां से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। इज डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर एक्लिप्स विद नेक्ड आई बिकॉज, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, क्यों? देखो, आपको पता होगा कि बर्न हो जाता है आंख के अंदर भी। तो देखो, होता क्या है कि आंख की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें लाइट इस पार्ट से एंटर करती है, कॉर्निया वाले पार्ट से। ये जा करके फिर फोकस कहाँ होती है? रेटिना पे। तो अगर सूर्य ग्रहण के समय आने वाली जो हानिकारक यूवी रेज हैं वो इतनी ज्यादा उस वक्त हानिकारक होती हैं कि वो आ करके और इस रेटिना वाले पार्ट को रेटिनल बर्न दे देंगी। तो ये रेटिनल बर्न जो होता है, इससे आंखें परमानेंट डैमेज हो सकती हैं, इनका खतरा होता है, क्योंकि यहाँ पर नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं जो ब्रेन तक सिग्नल ले जाती हैं। तो अगर इस पॉइंट पर रेटिनल बर्न हो गया तो उस बर्न को बचाने के लिए ही जो यूवी से प्रोटेक्ट होने वाले चश्मे आते हैं, सन ग्लासेस आते हैं, वो लगा करके ही इस
सोलर इक्लिप्स को, सूर्य ग्रहण को देखा जाता है, ताकि उस चश्मे की वजह से आने वाली हानिकारक यूवी किरणें टकरा करके बाहर की बाहर रिफ्लेक्ट कर जाएं, यहाँ तक ना पहुंचे। तो रेटिनल बर्न को बचाना होता है। तो देखो, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये तो हीट वाला पार्ट है रेडिएशन का। यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन बर्न अवर रेटिना, बिल्कुल ठीक है। यूवी रेडिएशन है वो रेटिना को बर्न कर देंगे, और इसी को सोलर रेटिनोपैथी भी कहा जाता है, कि सोलर से, सूर्य से आने वाली जो है हानिकारक यूवी रेस रेटिना को रेटिनोपैथी से बर्न कर देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऑल रेडिएशंस फ्रॉम सन इनिशिएट केमिकल रिएक्शंस, आंखों में कुछ नहीं होगी, कॉस्मिक रेज है तो कुछ नहीं होगी। तो मेन आंसर हो गया यूवी रेज का। नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर, निकट दृष्टि को उचित प्रयोग ठीक किया जा सकता है। देखो, शॉर्ट साइटेड के बारे में हमने पढ़ लिया था कि आप पास का साफ देख पाते हो, दूर का नहीं देख पाते हो। तो जो निकट दृष्टि दोष है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि उसको किस लेंस से सही किया जा सकता है। तो हमने बोला था कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस जो होगा वो इस तरीके से डाइवर्जिंग लेंस है, तो वो इस रास्ते को बढ़ा देगा, तो इस रास्ते की वजह से प्रॉपर रेटिना पर जाकर के ये फोकस हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था ये डिसऑर्डर, कनकेव लेंस जो होता है नेगेटिव पावर वाला, उससे इसको शॉर्ट साइटनेस को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज मायोपिया, निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष अभी हमने डिस्कस किया कि पास की वस्तुएं साफ दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी। कैसे करेक्ट करते हैं, कनकेव लेंस लगा दो। बार बार क्वेश्चंस अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट हो रहे हैं। कनकेव लेंस लगा दोगे तो ये डाइवर्ज कर देगा, रेटिना पे फोकस करवा देगा। तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ, बिल्कुल ठीक है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, केवल पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। थायराइड ग्रंथि, हृदय की बढ़, तो ये सब आई डिफेक्ट है ये। तो आपको दिख गया यहाँ पे साफ साफ। किडनी डिसऑर्डर ये नहीं है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। दूर की वस्तुओं को आप साफ नहीं देख पाते हो, पास की वस्तुओं को देख पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्काई अपीयर्स टू एन एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा। देख, सबसे सिंपल चीज, एक घटना होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं है, उसके आसपास का कंसेप्ट भी तो समझे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये क्या घटना होती है कि सन से आने वाले जो सातों के सातों कलर्स हैं जो व्हाइट लाइट में मौजूद होते हैं विबग्योर वाले, वो जब आ रहे होते हैं, तो जब वो सातों कलर आते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स, ये लाइट इन पार्टिकल्स पे टकराएगी, और स्कैटरिंग की जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की फोर्थ पावर के साथ। यानी जिस कलर की वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा टकरा करके स्कैटर करेगा। और आपको पता है विबग्योर के अंदर जो रेड कलर है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो ज्यादा वेवलेंथ है तो रेड कलर तो स्कैटर होगा नहीं। तो इसीलिए हम खतरे के सिग्नल में रेड कलर को यूज करते हैं कि बिखरेगा तो है नहीं, लगातार आएगा जैसा चला था। लेकिन जो वॉयलेट कलर की शेड होती है, या ब्लू कलर बोलूं मैं, वो वेवलेंथ सबसे कम रखता है, और सबसे कम वेवलेंथ वालों की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। दैट मीन्स इन सातों कलर में से जो ब्लू कलर की शेड है, स्काई ब्लू, सियान कलर जिसको हम बोलते हैं, वो कलर आ करके इन पार्टिकल्स पे टकरा करके बिखर जाता है। और जो रेड कलर है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वो ऐसा का ऐसा इनके बीच से हमारी आई तक पहुंच जाता है। तो ये जो ब्लू कलर था, ये टकरा करके बिखर रहा है, इसी की वजह से तो हमें स्काई का, यहां से देखने पर, अर्थ से देखने पर स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर वेवलेंथ शॉर्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा स्कैटर हो गया, बिखर गया है। इसी को हम रमन रमन प्रभाव भी तो बोलते हैं स्कैटरिंग को। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा। तो देखो, हमारे यहाँ तो एटमॉस्फेयर मौजूद था जिसकी वजह से ये पार्टिकल थे, लेकिन क्या अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर होगा, तो नहीं होगा। तो अंतरिक्ष में ये पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, तो लाइट टकराएगी किन के ऊपर, किसी पे नहीं टकराएगी। तो सारे के सारे सातों के सातों कलर वहां से निकल करके चले जाएंगे। जब कोई भी कलर नहीं होगा बिखरने को, तो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। तो अंतरिक्ष यात्री को स्काई हमेशा कैसा दिखता है, ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ये पार्टिकल्स नहीं है, तो स्कैटरिंग होगी ही नहीं, सारी लाइट चली जाएगी। तो ब्लैक कलर का दिखाई देगा, दैट मीन्स काला दिखाई देगा। हाँ, हमें कैसा दिखाई देगा, हमें हमारा स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। तो ये आप कंसेप्ट याद रखना स्कैटरिंग का। नेक्स्ट देखते हैं,
कलर ब्लाइंडनेस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय, देखो मैंने आपको बताया था वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसी भी लेंस से करेक्ट नहीं की जा सकती, बिकॉज वो क्या है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक है, फादर से मदर से अपने चिल्ड्रन के अंदर आया है, वो करेक्ट नहीं हो सकता। तो ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको हम किसी लेंस से सही नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। और रेड, ग्रीन, ब्लू इन सब कलर से एसोसिएटेड होती है ये, कलर्स देख नहीं पाते, इन कलर्स को पेशेंट जो होगा वो प्रॉपर वैसा नहीं देख पाएगा जैसा नॉर्मल हेल्दी पर्सन देख पाता है। तो ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट देखते हैं, हु इन्वेंटेड लेजर, लेजर का आविष्कार किसने किया, फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखो लेजर जो होती है, लेजर लाइट, अगर मैं कहूं कि एक वैज्ञानिक था थियोडोर मेमन, थियोडोर मेमन ने 1960 में उसको सबसे पहले इन्वेंट किया था। लेकिन एक वैज्ञानिक और है गॉर्डन गोल्ड, इन्होंने इसको पेटेंट कराया था। दैट मीन्स गॉर्डन गोल्ड या थियोडोर मेमन, जो भी आपको मिलेगा ऑप्शन के अंदर वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ थियोडोर मेमन नहीं है तो गॉर्डन गोल्ड हो जाएगा, इसने सबसे पहले इन्वेंट किया था, इसने सबसे पहले पेटेंट करवाया था। इन दोनों का संबंध है लेजर से, तो दोनों को क्रेडिट दिया जाता है लेजर के इन्वेंशन का। अब लेजर का नॉर्मल लाइट से क्या फर्क है, तो लेजर एक बहुत ही ज्यादा यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा के अंदर बीम होती है, जबकि नॉर्मल लाइट जो होती है, अगर नॉर्मल में एक टॉर्च की बात करूं, सपोज करो टॉर्च है, तो नॉर्मल जो लाइट होगी टॉर्च की, तो इस तरीके से किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर नहीं होगी वो। लेकिन लेजर जो होगी, लेजर जो बीम होगी वो एकदम इस तरीके से बिल्कुल कोहेरेंट होगी। तो लेजर का ये फर्क है, इसमें मल्टीपल वेवलेंथ होंगी, नॉर्मल लाइट के अंदर मल्टीपल वेवलेंथ है, ये एक सिंगल वेवलेंथ की होगी, एक ही कलर की होगी, इसमें सारे कलर मौजूद होंगे सातों के सातों। तो ये सब नॉर्मल, ये बहुत हाई एनर्जी एनर्जेटिक होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर लेजर में, इसमें कम एनर्जी होती है। तो ये सब कुछ लेजर के नॉर्मल लाइट से डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द प्लेट ऑफ ब्लू ग्लास अपीयर्स ब्लू इन सनलाइट बिकॉज, देखो कंसेप्ट समझते हैं फिर क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा। कोई वस्तु अगर ब्लू कलर की है, हमें दिखाई दे रही है, तो वो ब्लू क्यों है, आप बात समझना। जब इस पर हमने व्हाइट लाइट गिराई, सिंपल व्हाइट लाइट होती है जो, व्हाइट लाइट में सातों के सातों कलर मौजूद होते हैं, जब हमने वो इस पर लाइट गिराई, तो ये व्हाइट हमें क्यों दिखती है, क्योंकि ये इन विबग्योर में से जो ब्लू कलर है, ये उस ब्लू कलर को टकरा करके क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, ट्रांसमिट वापस से कर देती है, एब्जॉर्ब नहीं करती। लेकिन इन बाकी सभी कलर्स को क्या कर लेती है, ये छह के छह कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब देखने वाले को, ये अगर उसकी आंख है, देखने वाले को तो कौन सी लाइट आती हुई दिखाई देगी, ब्लू, इसीलिए वो उसको ब्लू कलर का दिखाई देगा। बाकी छह के छह एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर का दिखाई देता है वो उस कलर को ही ट्रांसमिट करता है, बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब देखो, ब्लू कलर की कांच की प्लेट है, सूर्य के प्रकाश में, यानी सूर्य के प्रकाश में सातों कलर हैं, उनमें कैसी दिखाई दे रही है, नीली। तो क्या ये नीली लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, नहीं, अगर नीली को एब्जॉर्ब करती तो नीली तो वापस जाती ही नहीं ना। ट्रांसमिट द ब्लू लाइट, बिल्कुल, ये नीली रोशनी को प्रसारित करती है, ट्रांसमिट कर देती है। इट एब्जॉर्ब ऑल द कलर इंक्लूडिंग ब्लू, अगर ये सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेती ना, तो ये ब्लैक कलर की दिखाई देती, क्योंकि फिर कोई लाइट वापस हमारी आंख तक नहीं जाती, और जब कोई लाइट नहीं है तो कलर होता है ब्लैक। और ये अगर सारों को वापस भेज देती तो वो लाइट व्हाइट दिखाई देती, तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट है ट्रांसमिट ऑल कलर इंक्लूडिंग ब्लू, अगर ये सभी कलर को ट्रांसमिट कर देती तो ये व्हाइट दिखाई देती, क्योंकि सभी कलर मौजूद है, मतलब व्हाइट कलर के अंदर सभी कलर होते हैं। तो सिंपल सी चीज है, ये ऑब्जेक्ट ब्लू कब कब दिखेगा, एक तो ये व्हाइट लाइट के अंदर ब्लू दिखेगा, दूसरा मैं अगर इस पर सिर्फ एक ही कलर की लाइट गिराऊं ब्लू, यानी ब्लू कलर का बल्ब जला करके मैं इस ब्लू ऑब्जेक्ट को देखूं, तो ये कैसा दिखेगा, तो भी तो ये इस ब्लू कलर की लाइट को वापस भेज देगा, तो भी देखने वाले को कैसा दिखाई देगा, ब्लू ही दिखाई देगा। तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है कि कोई भी वस्तु, व्हाइट कलर की लाइट और जैसी वो खुद है, खुद का कलर है, सेल्फ कलर है, इन दोनों कलर को गिराने पर जो उसका कलर है वो वही दिखाई देगा। इसके अलावा आप इस पर कोई भी कलर गिराओ तो वो उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमेशा कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। यानी ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट को अगर आप रेड कलर की लाइट में देखोगे तो कैसा दिखेगा, तो वो उस रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई लाइट नहीं जाएगी वापस टकरा करके, तो देखने वाले को ब्लैक कलर का दिखाई देगा ये ऑब्जेक्ट। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, प्रकाश का वेग पूछ रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। वैसे तो ये वैक्यूम में होता है अधिकतम, बट एयर के अंदर ऑलमोस्ट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें यहाँ दिख चुका है। ये आंसर याद रखना है। किस वैज्ञानिक ने निकाला था? तो रोमर नाम का वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया था। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, सेकंड नंबर पे गैस मीडियम में, इसके बाद लिक्विड के अंदर, और सबसे कम किस में होती है? सॉलिड के अंदर। आपको पता है कि सनलाइट अर्थ तक तो आ जाती है वैक्यूम को क्रॉस करके, लेकिन समुद्र की गहराई में तो कुछ मीटर तक ही जा पाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर दैट मीन्स जैसे जैसे मीडियम डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी। लेकिन ये लाइट की स्पीड का ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए कि साउंड की स्पीड का क्या ऑर्डर होगा, तो क्या साउंड कभी भी वैक्यूम में चल पाती है निर्वात में? नहीं चल सकती, क्योंकि उसको मीडियम चाहिए होता है, बिकॉज साउंड एक मैकेनिकल वेव है, हमने क्वेश्चन किए थे। तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा ठोस में होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो मिनिमम स्पीड किस में होगी? गैस में। और जीरो किस में होगी? वैक्यूम में। निर्वात में जीरो होती है। दोनों ऑर्डर अपोजिट है, इसलिए अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट या क्वांटम किसका है? फोटोन किसकी यूनिट है? तो देखो फोटोन जो है, अगर मैं आपको बताऊं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रैक्टिकली प्रूव किया था, उसके तहत क्या बोला गया था कि कोई भी मेटल की सरफेस है, इस पर अगर आप लाइट गिराओगे, तो ये जो लाइट जब इस पर गिरेगी, तो कुछ लाइट के पास एनर्जी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ये सब चीजें मौजूद होंगी लाइट के पास। तो यहां से ये मेटल सरफेस है जो ये इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस पे ला करके और इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगी। तो ऐसा कहा गया कि ये जो लाइट है, ये छोटे छोटे पैकेट्स से मिलकर के बनी हुई है, और इन पैकेट्स को ही क्या नाम दिया गया था? फोटोन। तो फोटोन किसकी है यूनिट? तो ये जो लाइट आई है इसी के अंदर मौजूद है। तो लाइट की एक यूनिट है ये फोटोन्स, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इमिशन करवाती है, जो कि पार्टिकल नेचर प्रूव करना बताती है लाइट का, कण प्रकृति, कि कण से मिलकर के बनी है लाइट, छोटे छोटे, वो कणों को क्या नाम दिया था? फोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड, अभी हमने बात की थी कि लाइट जो होती है नॉर्मल, अगर ये टॉर्च वाली लाइट होती है तो ये इस तरीके से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जाती, इस तरीके से फैलती। लेकिन लेजर जो होती है, लेजर एकदम एक हाईली डायरेक्शनल होती है, उसी दिशा में जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। तो हाईली डायरेक्शनल लाइट बीम को क्या नाम दिया जाता है? लेजर। थियोडोर मैमन ने इन्वेंट किया था 1960 में, तो ये लेजर। नेक्स्ट चलते हैं, हु इन्वेंटेड एलईडी? एलईडी क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? तो फैक्चुअल पॉइंट है, याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम है निक पोलोनिक। इन्होंने 1962 के अंदर लाइट इमिटिंग डायोड इमिट किए थे, जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी इंटेंसिटी के साथ लाइट को इमिट करते थे डायोड। तो एलईडी के आविष्कारक याद रखने। नेक्स्ट, which of the following is responsible for the working of Newton's color disk experiment? न्यूटन के रंग डिस्क प्रयोग के लिए कौन जिम्मेदार है? देखो न्यूटन ने क्या किया था, एक डिस्क बनाई थी, और इस डिस्क पर सारे कलर मौजूद थे, और इस डिस्क को जब बहुत तेज गति से घुमाया गया तो ये व्हाइट कलर की दिखाई देने लग गई, जबकि इस पर सारे कलर थे। तो सारे कलर जब सातों के सातों कलर जब मिक्स होंगे तो कैसा कलर प्रोड्यूस होता है? व्हाइट। वो इस डिस्क से एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था। तो इन सब कलर को लगातार जब घुमाया जा रहा होता है, तो क्योंकि प्योर स्पेक्ट्रा बनता है, इम्प्योर स्पेक्ट्रम बनता है नहीं। परसिस्टेंस ऑफ विजन, लगातार ये कलर आपस में घूम रहे होते हैं, जैसे एक फैन घूमता है। आप एक फैन की जो ब्लेड्स होती हैं उन पर सारे कलर करके उसको तेज घुमाओगे तो व्हाइट कलर की दिखाई देंगी वो। क्यों? क्योंकि वो दृष्टि की दृढ़ता ही तो है, परसिस्टेंस ऑफ विजन है। आप लगातार उन कलर को एक साथ देख रहे हो तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? व्हाइट दिखाई दे रहे हैं। तो ये था न्यूटन का कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ,
सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? देखो याद रखना है कि जब आप सोलर प्लेट को सनलाइट के अंदर एक्सपोज करते हो तो वहां से वोल्टेज और करंट जनरेट होती है। ये है सोलर सेल, और ये जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं फोटो वोल्टेइक इफेक्ट। ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो आंसर हमारा हो जाएगा फोटो वोल्टेइक इफेक्ट। और ये रिलेटेड किससे है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, कि मेटल सरफेस पर जब भी टकराएंगी लाइट तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। तो डायरेक्टली सोलर सेल प्रिंसिपल इस पर काम करते हैं, और ये इससे कनेक्ट भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी देखो ऑप्शन कोई काम के नहीं, इसलिए हम ऑप्शन पे बात नहीं करते। फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। वर्ष लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, तो देख करके लगा सकते हो कि ये समय हो सकता है, बट ये समय की दूर यूनिट नहीं है। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो ये है डिस्टेंस की, दूरी की। तो ऐसा क्यों बोला गया इसको? तो ऐसा समझो कि लाइट जो होती है, लाइट प्रकाश, वो एक साल में जितनी दूरी डिस्टेंस तय करती है उसी दूरी को हम क्या बोल देते हैं? लाइट ईयर। तो बहुत ज्यादा होगी ना ये तो। और ये कहाँ यूज की जाती है लाइट ईयर? स्पेस के अंदर। आपको पता है गैलेक्सीज की बहुत दूरी है, तो स्पेस के अंदर बड़ी दूरियों को बताने के लिए लाइट ईयर यूज कर लेते हैं, कि एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि स्पेस वगैरह में इसको बोला जाता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो एक लाइट ईयर को अगर हम किलोमीटर में लिखें, ये हो जाती है 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 किलोमीटर। इतनी ज्यादा वैल्यू है ये, 10⁻12। इतने ज्यादा जीरो होंगे, 12 जीरो, तो वैल्यू बहुत ज्यादा है ये। तो लाइट ईयर समय की, कंफ्यूज मत होना, ये है डिस्टेंस की, दूरी की। नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड ए शील्ड अगेंस्ट। आपको पता है पृथ्वी के ऊपर ओजोन की लेयर है, O3 ओजोन की लेयर है, जो पृथ्वी की किससे प्रोटेक्शन करती है? तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक यूवी रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, उन किरणों को ये ओजोन टकरा करके भेज देती है वापस, ताकि ये अर्थ तक नहीं आ पाती हैं। तो ओजोन लेयर का काम सूर्य से आने वाली यूवी रेज को हार्मफुल प्रोटेक्ट करवाना है। तो किससे ढाल प्रदान कर रही है? यूवी रेज से। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। और आपको पता है ओजोन लेयर के अंदर भी होल हो गया था, इसकी लेयर्स भी कमजोर हो गई थी। तो फिर गैसेस का जो फ्रीऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस वगैरह थी, उन सबका इमिशन क्या किया गया? कम किया गया, जिससे अगेन ये ओजोन जो थी धीरे धीरे हील हो गई वापस से। तो अगर ये लेयर कमजोर हो जाती तो यूवी रेज पृथ्वी पर आने लग गई थी और बहुत ज्यादा डैमेज करने लग गई थी। तो ये है क्वेश्चन यूवी रेज का। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफी आर, प्राथमिक रंग पूछ रहा है। तो देखो प्राथमिक रंग रेड, ग्रीन और ब्लू, ये कहलाते हैं प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी मिक्सिंग से, कंपोजिशन चेंज करके आप सेकेंडरी कलर्स, अन्य जो कलर हैं उनको आप जनरेट कर सकते हो। तो ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं, इनकी मिक्सिंग से हम सेकेंडरी कलर्स बना सकते हैं। एक टर्म आएगी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, हिंदी में इनको कहते हैं पूरक रंग। ये क्या होते हैं? तो ऐसे दो कलर जिनको मिलाने से व्हाइट कलर बन जाए, वो आपस में क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे ब्लू एंड येलो, तो ब्लू और येलो कलर को मिला दोगे तो व्हाइट बन जाएगा। तो ये दोनों कलर आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और ये है प्राइमरी कलर, जो मिक्सिंग करके बाकी सारे कलर्स को बना सकते हैं। तो RGB, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये है प्राइमरी कलर्स। नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following is not a part of CRT? CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो होती है
उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी। तो इस ट्यूब के अंदर क्या क्या चीजें, ये पूछ रहा है, नहीं है इसका पार्ट। तो देखो, फॉस्फोरस स्क्रीन, तो बिल्कुल स्क्रीन तो थी इसमें, उसी के ऊपर तो वो इलेक्ट्रॉन दिखाई तो देंगे नहीं, टकराएंगे तो कोई एक स्क्रीन तो चाहिए ना देखने के लिए, वो स्क्रीन थी इसके अंदर। शेडो मास्क, इलेक्ट्रॉन गन जिससे इलेक्ट्रॉन की बीम बौछार हुई थी, वो भी थी। गैस प्लाज्मा, क्या कोई गैस भरी हुई थी क्या? नहीं, इसमें क्या था? वैक्यूम था, निर्वात था। तो निर्वात था, इसका मतलब कोई गैस तो हो ही नहीं सकती है। तो थोड़ा सा भी अगर ये पढ़ा हुआ हो कैथोड रे ट्यूब, केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत बात कैथोड रे की कर रखी हो, तो ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है कि इसमें वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, कोई सॉलिड लिक्विड गैस नहीं था, तो गैस प्लाज्मा नहीं हो सकता, बिकॉज ये भी तो एक स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्था है। तो ये इसके अंदर नहीं थी, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। बाकी सब इसके अंदर थे, इलेक्ट्रॉन गन थी, शेडो मास्क, स्क्रीन, सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग, तारा टिमटिमाता हुआ इसलिए दिखाई देता है। देखो, तारे का टिमटिमाना किस कंसेप्ट पर आधारित है? तो एक घटना होती है, उस घटना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इसका क्या मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण अलग अलग माध्यम से गुजरती है, सपोज करो ये एक डिफरेंट मीडियम था, यहाँ एक डिफरेंट मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है। जैसे ही ये प्रकाश की किरण इस मीडियम से इस मीडियम के अंदर जाएगी, तो या तो ये अपने पाथ से इस तरीके से कुछ डेविएट हो जाएगी, या ये अपने पाथ से कुछ इस तरीके से डेविएट हो जाएगी। तो ये जो पाथ से डेविएशन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये क्यों होता है? डिफरेंट टाइप के मीडियम की वजह से। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इस मीडियम का μ1 होगा, इसका अलग होगा। सीधे सीधे आसान शब्दों में बोलूं तो जितना माध्यम घना होता जाएगा, डेंस होता जाएगा, उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाती है। और जैसे लाइट की स्पीड कम होगी तो अपने पाथ से थोड़ा बहुत भटकेगी। तो इसका मतलब अगर लाइट, नेचुरली लाइट हमेशा कैसी रेखा में चलती है? सीधी। लेकिन जब भी माध्यम बदलता है तो लाइट अपने पाथ से थोड़ा बहुत भटक जाती है, अगेन मीडियम बदलेगा फिर भटक जाएगी। इस तरीके से लाइट रे लगातार इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती जाएगी माध्यम बदलते बदलते। क्यों? आपको पता, आपने देखा होगा कि अगर एक कांच का ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें अगर कोई पेंसिल रख दी जाए इस तरीके से, तो वो बाहर से आपको यूं दिख रही होती है, अंदर आपको यूं दिखाई दे रही होती है। ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा होता है ना, वो असल में यहाँ नहीं है ना। असल में तो पेंसिल पेन के अंदर, पानी के अंदर यहीं पे है, लेकिन दिख यूं रही होती है। ये जो डिफरेंस है यहाँ, ये माध्यम चेंज की वजह से ही तो जनरेट हुआ है कि लाइट रे अपने पास से मुड़ गई है। तो अब देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मतलब क्या होता है? तारा जो है, हम अगर सपोज करें कि यहाँ से, अर्थ से हम किसी तारे को देख रहे हैं, ये कोई स्टार है, इससे आने वाला जो प्रकाश है सीधी रेखा में चल रहा था, अचानक से मीडियम बदला, माध्यम बदला, माध्यम बदलते ही ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हुआ, अगेन थोड़ी देर बाद मीडियम बदला, फिर डेविएट हुआ। इस तरीके से ये लगातार रिफ्रैक्ट होता हुआ हमारे आंख तक पहुंचता है, और हम लाइट को सीधी रेखा में देख सकते हैं। तो हमें ये लाइट जो मुड़ती हुई दिख रही होती है, वो हमें ऐसा लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। तो वो असल में टिमटिमा नहीं रहा होता है, केवल उससे आने वाली लाइट मुड़ रही होती है, तारा अपनी जगह वैसे का वैसे होता है, बट हमें ऐसा दिखाई देता है टिमटिमाता हुआ। तो उससे आता हुआ प्रकाश मुड़ता है। तो इसीलिए सिंपल सा है, स्कैटरिंग होगी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा लाइट का वायुमंडल द्वारा। तो वायुमंडल इस आने वाली लाइट को धीरे धीरे अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे माध्यम रास्ते में मौजूद है, कोई घना है कोई कम घना है, इस तरीके से जब भी मीडियम बदलेगा लाइट अपने पाथ से मुड़ेगी। इसी घटना को हम क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवर्तन भी नहीं होगा, डिफ्रैक्शन अलग घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाटर टैंक अपीयर्स शैलोअर व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम टॉप। आपने देखा है स्विमिंग पूल या कोई भी इस तरीके का होता है, तो आप बाहर से जब उसको खड़े देखते हो, तो आपको बॉटम जमीन जो है उसकी बहुत ऊपर पास आई हुई दिखती है, और आपको देखने में लगता है कि इस पूल की तो गहराई बहुत कम है, देखने में लगता है, लेकिन जब आप उसमें उतरते हो तो वो काफी गहरा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप बाहर से देख रहे थे पानी को, तो ये जो पानी के अंदर सरफेस यहां थी, लेकिन आपको वो यहां उठी हुई दिख रही थी। दैट मीन्स रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई ये थी,
आपको उसकी एपरेंट डेप्थ दिखाई दे रही थी, जो कि उसकी वास्तविक नहीं है। केवल लाइट जब इस मीडियम से, ये मीडियम वाटर है और बाहर मीडियम है एयर, तो दो माध्यम बन गए ना अलग अलग। तो जब लाइट इससे ट्रेवल करेगी, तो आपको याद है मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लास में रखा हुआ, कांच के ग्लास में आप पेंसिल को इस तरीके से देखते हो तो वो यूं दिखती है। तो इसका मतलब क्या है, वास्तव में वो यहाँ थोड़ी है, दिख रही है ऐसे। तो वास्तव में ये सरफेस यहाँ नहीं है, बस ये सरफेस उठी हुई अज्यूम हो रही है, कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है। माध्यम बदलने पर लाइट वेव जब भी दो अलग अलग मीडियम को ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्ट होती है, अपवर्तित होती है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन नहीं, वो तो मिरर में काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, जो हमने अभी पढ़ा था ये वाला कंसेप्ट। तो जब भी दो अलग अलग मीडियम से लाइट को देखोगे, लाइट मुड़ेगी अपने पाथ से, ये घटना कहलाती है डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर, सेम क्वेश्चन है, लेस डेप्थ देन एक्चुअल डेप्थ इज, वही बात है, रिफ्रैक्शन, अभी हमने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर कलर्ड लेटर्स व्हिच अपीयर लीस्ट रेज्ड। देखो, एक कांच की स्लैब है आर पार देखने वाली, वो रखी गई है और उसके नीचे अलग अलग कलर है। आप सपोज करो विबग्योर वाले जो कलर होते हैं, वो सारे कलर, अलग अलग कलर मौजूद है। तो क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम उठा हुआ आपको कौन सा दिखाई देगा। तो देखो वही बात आ गई, अलग अलग कलर हैं, कांच के थ्रू आप देख रहे हो, बाहर एयर है, अलग मीडियम है, और ये जो ग्लास है ये एक अलग मीडियम है। तो अब जब इसके अंदर से आप यहां से देखोगे इसको, तो कुछ अक्षर आपको ऊपर उठे हुए दिखेंगे, कुछ कलर आपको बिल्कुल ऊपर उठा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो कंसेप्ट तो वही चल रहा है हमारा, रिफ्रैक्शन वाला, अपवर्तन का कंसेप्ट है, घटना अपवर्तन ही है। अब ये जो अपवर्तन की घटना है, ये वेव लेंथ, जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, हर कलर की अलग होती है। और ये जो रिफ्रैक्शन की घटना है, ये अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ चलती है। कैसे, रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, इसलिए इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है। वॉयलेट कलर की क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है, सबसे कम, इसलिए वॉयलेट कलर इस ग्लास के थ्रू सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा का क्या मतलब है, कि सबसे ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इंडिगो कलर सेकंड नंबर पे, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ऐसे धीरे धीरे करके, और रेड बिल्कुल भी रेज नहीं दिखाई देगा, कारण मैक्सिमम वेवलेंथ है तो मिनिमम रिफ्रैक्शन शो करेगा। रिफ्रैक्शन की घटना क्या थी अभी, जिसमें हमने देखा था कि स्विमिंग पूल की बॉटम हमें ज्यादा ऊपर उठी हुई दिख रही थी, कारण क्या था, रिफ्रैक्शन। तो मिनिमम वेवलेंथ है तो ये मैक्सिमम रिफ्रैक्शन शो करेगा, वॉयलेट तो सबसे ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे कम ऊपर उठा हुआ कौन सा दिखेगा, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, वो कलर सबसे फास्ट भी है, रेड कलर है वो, और सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्शन यहाँ पे इस ग्लास के थ्रू सबसे मिनिमम होता है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, लीस्ट रेज्ड कौन सा है, रेड कलर। और मोस्ट रेज्ड पूछ लेता सबसे ज्यादा, तो होता कौन सा, वॉयलेट। नेक्स्ट देखते हैं, लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस जो होते हैं, चश्मों के लेंस हैं, वो लेंस किस घटना पर आधारित होते हैं, तो वो भी रिफ्रैक्शन पर आधारित होते हैं, अपवर्तन घटना पर आधारित होते हैं। यानी कि लेंस जो होते हैं इस तरीके से, ये लेंस किसके बने हुए होते हैं, ये आधारित होते हैं रिफ्रैक्शन की घटना पे। लाइट इनके थ्रू इस तरीके से या इस तरीके से बेंड होगी। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो यूं जाती, और कॉनकेव होता तो इस तरीके से जाती। तो लाइट अलग अलग मीडियम को क्रॉस करने पे डेविएट हो रही है, ये घटना क्या बोली हमने, रिफ्रैक्शन। तो लेंस आधारित होते हैं अपवर्तन की घटना पर। बने हुए किस मटेरियल के होते हैं, तो देखो ये बने हुए होते हैं सारे के सारे ग्लास, फ्लिंट, लेंस फ्लिंट ग्लास के बने हुए होते हैं। इसके अलावा क्राउन ग्लास के भी बनते हैं। तो हमारे को ऑप्शन में क्या दे रखा है, फ्लिंट ग्लास दे रखा है। पायरेक्स ग्लास क्या होता है, तो देखो पायरेक्स ग्लास हाई टेम्परेचर केमिकल इनके लिए रेजिस्टेंट होता है। तो लेबोरेटरीज के अंदर पायरेक्स ग्लास के जो आप देखते हो टेस्ट ट्यूब वगैरह है, वो सब पायरेक्स ग्लास के होते हैं। क्राउन या फ्लिंट ग्लास, इसको हम लेंस बना लेते हैं। ऑर्डिनरी ग्लास सिंपल ग्लास होता है। कोबाल्ट ग्लास क्या होता है, ब्लू कलर की स्ट्रक्चर होती है इनकी, ये भी लेबोरेटरी के अंदर ही यूज किया जाता है, फिल्म टेस्ट वगैरह के अंदर। तो लेंस किसका बना होता है, इंपॉर्टेंट है, फ्लिंट ग्लास का, फैक्चुअल पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं,
एटॉमिक क्लॉक ट्रांजिशंस डिपेंड अपॉन द, परमाणु घड़ी का परिवर्तन निर्भर करता है। देखो एटॉमिक क्लॉक होती है जो वो सीजियम 133, यानी ये इसका सिंबल है सीजियम 133, इस पर आधारित होती है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक सबसे परफेक्ट टाइम को डिनोट करती है। कारण, तो सीजियम 133 के जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, और जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो एक एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एकदम परफेक्ट टाइम के स्लॉट्स में होती है, टाइम के गैप में होती है। तो इसलिए इसका यूज परफेक्ट टाइम के लिए निकालने के लिए सीजियम क्लॉक का किया जाता है। थोड़ा सा डिटेल पार्ट है, याद रखना पड़ता है, फैक्चुअल पॉइंट है। तो सीजियम जो होता है उसका यूज किया जाता है एटॉमिक क्लॉक के लिए। तो टाइम से रिलेटेड है ये सीजियम एलिमेंट। मेटल होती है, बहुत ज्यादा एस ब्लॉक की मेटल है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, द हेड मिरर यूज बाय ईएनटी डॉक्टर। जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं वो हेड मिरर यूज करते हैं। वो मिरर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, या मैं बोल दूं कि डेंटिस्ट मिरर बोल दें, या ईएनटी डॉक्टर्स यूज करते हैं। उस मिरर का पर्पस देखो सबसे पहले, फिर हम उस पर आएंगे। सीधी सी चीज है, मिरर है तो इमेज दिखाएगा, दर्पण है तो प्रतिबिंब को दिखाएगा। अब इन डॉक्टर्स को जो भी चीज देखनी है वो थोड़ी सी मैग्नीफाई करके देखनी है, जूम करके देखनी है। तो आपको पता हो कि जो कनकेव मिरर होता है इस शेप का, ये रहा हमारा कनकेव, इधर पॉलिश होती है, ये कनकेव मिरर इस शेप का। इस पर जब भी कभी लाइट आकर के गिरती है तो ये आने वाली लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। इस पॉइंट पर, यहाँ पे जो भी लाइट रेज आएंगी उन सभी को इस पॉइंट पर ये कन्वर्ज कर देगा। तो इस फोकस पॉइंट पर जो वस्तु रखी होगी उसकी जो यहाँ इमेज बनेगी वो काफी ज्यादा बड़ी और क्लियर बनेगी, एकदम साफ बनेगी। तो आने वाली लाइट को कन्वर्ज कर दिया गया है एक पॉइंट पर। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है। इसका यूज डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ईएनटी ये सब करते हैं। दांत को देखना है, ट्रीटमेंट करना है, तो एक चम्मच सी होती है, उसके आगे एक छोटा सा मिरर लगा होता है, वो कनकेव होता है। शेविंग मिरर बोल दूं मैं, दाढ़ी बनाने के लिए जो शेविंग मिरर काम में लेते हो, उसमें फेस एकदम साफ दिखाई देता है, जूम होकर के दिखता है, क्योंकि इस पॉइंट पर सारी लाइट रेज आकर के एक ही पॉइंट पर फोकस करती है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा साफ दिखता है, इस पे फोकस पॉइंट होता है जो। तो आंसर क्या हो गया, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। क्योंकि यहाँ अगर हम दूसरे वाला मिरर यूज कर लेते हैं ना, ये वाला जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, तो लाइट आकर के टकराती और इस तरीके से चली जाती, एक बहुत बड़े एरिया में चली जाती, किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाती, काफी बड़ा एरिया दिखाती है, इतना बड़ा। तो वस्तुओं को हमें तो जूम करके देखना है इन डॉक्टर्स को, तो ये वाला मिरर यूज करते हैं, ना कि ये वाला। ये कॉन्वेक्स मिरर हम गाड़ियों के जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं, इसमें बड़ा एरिया देखना होता है, वहां यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हीकल यूजेस। देखो अभी बात की कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो वो मिरर यूज करेंगे जिसमें बहुत बड़ा एरिया दिखाई दे। तो अभी हमने बात की थी, इस तरह का जो मिरर होता है जो एक बहुत बड़े एरिया में लाइट को भेज देगा। देखो कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये मिरर जो होते हैं ये कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। आंसर क्या होगा, लेंस तो नहीं हो सकते, लेंस तो आर पार देखते हैं, मिरर ही तो होंगे जिसमें इमेज दिखाई देती है। तो आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो गाड़ियों के अंदर इन मिरर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। ये माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। क्या इसमें एक लेंस होता है, नहीं, इसमें लेंस कितने होते हैं, दो होते हैं। और वो दोनों लेंस कैसी नेचर के होते हैं, वो कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं, उत्तल लेंस, जिससे हम वस्तु को बड़ा करके जूम करके देखते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस सब आपने देखे होंगे, वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, उत्तल लेंस होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टोटल दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक जो आंख के पास होता है, आई पीस होता है, ऑक्यूलर लेंस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, जो उस वस्तु के पास होता है जिसको देखना है। दो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग होती है। तो फोकस लेंथ दोनों की लंबाइयां अलग अलग होंगी, बट दोनों कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स। तो एक लेंस नहीं होता, दो सेट नहीं होते लेंस के, दो सेट यानी चार हो गया।
कॉनकेव तो बिल्कुल नहीं होते, कॉनकेव तो ऑब्जेक्ट्स को छोटा करके दिखाएगा। लेंसेज आर कॉन्वेक्स, तो बिल्कुल ठीक है। एक माइक्रोस्कोप हुज लेंसेज आर कॉन्वेक्स। नंबर में कितने होते हैं? 2। देखो याद रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास ये सब कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं हमेशा। कारण आप इनकी स्ट्रक्चर देखो, देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ये आने वाली लाइट की वेव्स को एक पॉइंट पर क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। इस तरीके से सारी लाइट रेस को एक ही पॉइंट पर फोकस कर देगा। तो यहाँ मौजूद वस्तु साफ दिखेगी, आसपास वाली वस्तु ब्लर होगी, लेकिन ये वस्तु बहुत ही साफ होगी, मैग्नीफाई होगी, बड़ी होगी। तो हमें यही तो देखना माइक्रोस्कोप से, तो इसलिए ये वाला लेंस यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अगर इसकी जगह कॉनकेव लेंस यूज कर लिया जाए तो क्या दिक्कत होगी? लाइट रेज को बहुत बड़े एरिया में ये डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। तो एरिया तो बड़ा दिखेगा, लेकिन वस्तुएं छोटी छोटी दिखेंगी, जूम नहीं दिखेंगी। तो जो हमारा दरवाजे के अंदर लगाया गया होता है मिरर, बाहर से कौन आया, बेल किसने बजाई है, उसको देखने के लिए वो ये होता है कि बड़ा एरिया दिख जाए, कोई जूम करके नहीं देखना। लेकिन माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन मोटरसाइकिल्स बिकॉज, वही बात हमने करी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल लेंस है, उत्तल सॉरी दर्पण है, उत्तल दर्पण होगा, तो इसकी शेप इस तरीके से होगी। ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है बाइक्स या गाड़ियों में हम इसका यूज क्यों करते हैं? तो लाइट जब इस पर टकराएगी तो ये उसको एक बहुत बड़े एरिया के अंदर भेज देगा इस तरीके से, तो एक बड़ा एरिया दिखाई देगा, पीछे कौन कौन चल रहा है सब दिखेंगे, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। दूसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन देख करके आप कर सकते हो। कैसे? इमेज की प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि इमेज होगी वो कैसी होगी, तो आप थोड़ा सा सोचो कि गाड़ियां जो दिखाई देती है गाड़ी के साइड व्यू मिरर में, क्या वो उल्टी दिखती हैं या सीधी दिखती हैं? तो आपको होगी सीधी दिखती है। तो एक आंसर तो हमारे पास ये हो गया कि सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इमेज की प्रॉपर्टीज हम लिखते चलते हैं, इरेक्ट होंगी इमेज, सीधी। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऑल इरेक्ट इमेजेस, सीधी इमेजेस जो होती हैं वो नेचर में कैसी होती है? वर्चुअल होती है, आभासी होती है। तो ये तो हमें पहले पॉइंट के आधार पर ही मिल गया। तीसरा लास्ट पॉइंट, एक प्रॉपर्टी और सोचो कि जो गाड़ियां वगैरह दिखेंगी, जब ये एक बड़ा इलाका दिखाएगा तो गाड़ियां क्या अपने एग्जैक्ट साइज की दिखेंगी या बड़ी दिखेंगी? तो हम आंसर कहेंगे गाड़ियां छोटी दिखेंगी। तो आप रियर व्यू मिरर में जो गाड़ियां देखते हो वो थोड़े साइज में छोटी दिखती हैं। मैं ये कह सकता हूँ इमेज का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। तभी तो एक बड़ा इलाका दिखा पाएगा ये। तो ये तीन प्रॉपर्टीज बनती हैं किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। क्या ये रियल इमेज बनाता है? नहीं बनाता, वर्चुअल बनती है, बिकॉज इमेज इरेक्ट है। तो पहला भी नहीं है, दूसरा ठीक है, ये बात ठीक है। और क्या ऑप्शन है? स्मॉलर इमेज बनाता है, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द, तो फिर तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो हम इसको सही कर देते हैं। ये रियल ना लिख करके अगर यहाँ पर वर्चुअल, आभासी इमेज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि अब ऑल ऑफ द अबव सही है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, मायोपिया वही है निकट दृष्टि दोष, पास का साफ दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। तो हमें वो लेंस लगाना है जो रास्ते को क्या कर देगा? लंबा कर देगा। तो रास्ते को लंबा करने वाला डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कनकेव लेंस। नेगेटिव पावर वाला होता है, अवतल लेंस है ये तो बार बार देख रहे हैं हम, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया एग्जाम में। तो अवतल लेंस है ये। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष में इलाज कर सकते हैं इस लेंस से। नेक्स्ट चलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक लेंस क्या होता है? मैंने अभी बताया, जिस भी लेंस से आपको जूम करके देखना है वो प्रॉपर्टी कौन से में होगी? वो कॉन्वेक्स के अंदर होगी, तभी तो एक पॉइंट पर फोकस कर देगा वो आने वाली प्रकाश को। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास आप देखते हो इस तरह का ग्लास होता है, तो नीचे उसके एक स्टिक होती है ऐसी। इसमें जो बीच में जो ग्लास लगा हुआ होता है उस ग्लास की बात पूछ रहा है ये। तो वो दूसरी तरफ देखने पे हमें जूम दिखता है, कारण जाने वाली सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पर फोकस कर देगा, तो वो हमें मैग्नीफाई होके दिखेगा। तो क्या आंसर हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। जूम करके देखना है तो माइक्रोस्कोप में भी यही था। नेक्स्ट देखते हैं। शेविंग मिरर, तो याद करो, शेविंग मिरर बोल दूं, ईएनटी मिरर बोल दूं, डेंटिस्ट बोल दूं, इन सब का काम क्या है मिरर का? आप उस कंसेप्ट को समझो। इन सब में जो भी ऑब्जेक्ट हमें देखना है मिरर के थ्रू, वो हमें जूम करके, एनलार्ज करके, बड़ा करके देखना है।
तो सीधी सी चीज है, ये जो मिरर शेप का होता है इसको हम बोलते हैं कनकेव। ये मिरर आने वाली सारी की सारी लाइट्स को एक पॉइंट पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है। तो यहाँ रखी वस्तु बहुत जूम और बड़ी दिखाई देगी। तो सारी लाइट आने की वजह से एक पॉइंट पर क्या करती है, फोकस करती है। तो शेविंग मिरर कौन सा मिरर होगा, ये होगा अवतल। क्योंकि प्लेन मिरर, विमान नहीं, प्लेन यानी समतल, समतल दर्पण जो होगा उसका काम तो एग्जैक्ट वही साइज दिखाना है। तो ये याद रखना है, शेविंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ अ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल। गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर यूज होता है। तो देखो, गाड़ियों की हेडलाइट बोल दें या हम बोल दें टॉर्च जो होती है, टॉर्च सबने देखी होगी। टॉर्च में क्या होता है, इस तरह से अंदर जहां बल्ब लगा होता है वहां एक बिल्कुल शाइनी सरफेस होती है, चमकदार। तो ये शेप कौन सी है, ये कनकेव है। आगे टॉर्च इस तरीके से बंद होती है, कांच होता है। पीछे ये इस तरीके से इसके सेल बैटरियां लगती है यहाँ पे। तो यहाँ से ये पूछ रहा है ये वाला मिरर कौन सा लगाया जाता है। तो देखो, ये मिरर कौन सी शेप है, ये कनकेव है। गाड़ियों की हेडलाइट में भी यही मिरर यूज होगा। तो आंसर तो हमें मिल गया, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो, यहां से जब लाइट, हमने बल्ब को इसके फोकस पे रख दिया है, अब यहां से जब लाइट निकलेगी, अभी तक सामने से लाइट आ रही थी, अब लाइट सोर्स यही है। यहां से जब लाइट इसके टकराएगी इससे, तो ये इसको एक दिशा के अंदर, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर भेज देगा। अदरवाइज क्या होता, अगर ये नहीं मिरर लगाया गया होता तो ये बल्ब जो जलता है ये हर डायरेक्शन में इसको फेंक देता लाइट। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, टॉर्च या गाड़ियों की लाइट एक दिशा के अंदर जाए, हम ये चाहते हैं। तो इसका हम एक बीम बनाना चाहते हैं, इसकी एक बीम। तो वो बीम कौन सी लाइट बनाएगी, ये शेप बनाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली लाइट को ये पैरेलल टू द एक्सिस भेज देगा। तो कौन सी बन गया, कनकेव मिरर बन गया। याद रखना है आपको ये पॉइंट। तो टॉर्च में, ईएनटी के अंदर, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, शेविंग मिरर, सब जगह कौन सा काम कर रहा है, कनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर गाड़ियों के पीछे वाले रेयर व्यू मिरर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर मैग्नीफायर देन लाइट मैग्नीफाइंग बिकॉज। देखो, ये कह रहा है सूक्ष्मदर्शी जो होती है, माइक्रोस्कोप जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज्यादा मैग्नीफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो बिल्कुल सही बात है। लाइट मैग्नीफाइंग जो होते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होते हैं, वो केवल 2000 गुना तक बड़ा कर देंगे। लेकिन ये तो मिलियंस टाइम्स के अंदर मल्टीप्लाई करके बड़ा कर देता है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू लाइट। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ कम होगी, उतना ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की। क्योंकि जो मैग्निफिकेशन पावर होती है, वो मैग्निफिकेशन जो पावर है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत कम, तो इनका मैग्निफिकेशन जूम करने की पावर बहुत ज्यादा। तो आंसर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, बिल्कुल ठीक है। वेवलेंथ कम, मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होती है। प्रकाश के मुकाबले, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्यादा कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा मैग्नीफाइंग दिखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा से भी कोई लेना देना नहीं है, शक्तिशाली लेंस का भी कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ वेवलेंथ का है। देखिए, पेरिस्कोप जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, क्वेश्चन यही है। पेरिस्कोप होता क्या है, सबमरीन या पनडुब्बियां देखी होगी आपने, उनके अंदर एक डिवाइस लगी होती है इस तरीके से, जिससे कोई व्यक्ति बाहर का देख पाता है। तो ये इस तरीके से एक डिवाइस लगी हुई होती है, सबमरीन के बाहर आप इससे देख सकते हो। तो देखना, यहां से लाइट रेज एंटर करी और इस एंगल पर एक मिरर लगा दिया जाता है। मिरर यानी कि सिंपल प्लेन दर्पण। तो वो मिरर पर जब लाइट टकराती है तो इस तरीके से इधर आएगी। एक अगेन मिरर यहाँ लगा दिया जाता है, तो लाइट टकरा करके यहाँ तक आ गई। और फिर टकराने के बाद लाइट जब इधर जाएगी तो यहाँ खड़ा व्यक्ति उसको आराम से देख सकता है। दैट मीन्स टकरा करके लाइट का मुड़ना, ये क्या कहलाती है, कौन सी घटना होती है, ये होती है रिफ्लेक्शन, परावर्तन होना। तो अनेक बार परावर्तन के द्वारा पेरिस्कोप पनडुब्बियों में दिखा पाता है बाहर की चीज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। इसको नाम दिया जाता है परावर्तन।
नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ द स्काई और ओशियन। देखो, डिवाइस का नाम है, फैक्ट है, याद रखना है। स्काई का जो कलर होता है, आसमानी कलर होता है, उसको हम बोलते हैं सियान कलर। तो सियान कलर सियानोमीटर, तो ये ब्लू कलर को ओशियन या स्काई का उसको मेजर करने के लिए सियानोमीटर डिवाइस का नाम है, याद रखना। बैरोमीटर किसको मापता है? प्रेशर को, पार यूनिट है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं, और जो ये बैथोमीटर और सेरेनोग्राफ है, ये किसको मापता है? तो बैथोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई को, और जो सेरेनोग्राफ है वो जो बिजली कड़कती, लाइट का डिस्चार्ज होता है बिजली कड़कते समय, उसको मेजर करती है। नेक्स्ट देखते हैं, ल्यूमेन इज अ यूनिट ऑफ, ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो देखो, ल्यूमेन जो होती है ना, वो इकाई है ल्यूमिनस फ्लक्स की। अब ये होता क्या है, तो ल्यूमिनस, आप बल्ब लाते हो, उस पर लिखी रहती है इतनी ल्यूमेन है, इतनी इसकी ल्यूमेन इंटेंसिटी है, लिखी रहती है। तो चमक होती है ये, कि आप कोई भी बल्ब लेकर के आते हो, तो वो बल्ब टोटल अमाउंट ऑफ लाइट कितनी इमिट करेगा, कितनी चमक होगी उसकी, ब्राइट होगी उसकी लाइट, उस टोटल अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर करने वाली जो यूनिट है, क्वांटिटी है, वो कहलाती है ल्यूमिनस फ्लक्स, चमकदार प्रवाह। तो उसको मेजर किसमें किया जाता है? तो ल्यूमेन में। जितने ल्यूमेन बढ़ेंगे उतना बल्ब चमकदार होगा, ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा चमकेगा। तो ये है ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following is used to split white light into different colors? श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखो, एक घटना होती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें एक प्रिज्म लेते हैं, इस पे व्हाइट लाइट इस तरीके से गिराई जाती है। व्हाइट लाइट में आपको पता है सातों कलर होते हैं, और ये जो प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म का काम क्या है? ये डिफरेंट कलर की जो लाइट्स हैं उनको रिफ्रैक्ट कर देता है, अपवर्तित कर देता है अपने अंदर मौजूद अलग अलग एंगल्स पे। तो जो इसका आउटपुट आता है वो इस तरीके से आता है, इस तरीके से हमें इसका आउटपुट मिलता है। सातों कलर अलग अलग रिफ्रैक्शन की वजह से अलग अलग एंगल पर बंट जाते हैं। जो सबसे कम बढ़ता है वो रेड कलर होता है, जो सबसे ज्यादा बढ़ता है वो कौन सा होता है? वॉयलेट कलर होता है। तो प्रिज्म की मदद से व्हाइट लाइट का अलग अलग एंगल्स की वजह से रिफ्रैक्ट हो जाना, मतलब अपने रंगों में बंट जाना, ये घटना डिस्पर्जन कहलाती है। वर्ण विक्षेपण हिंदी में इसको कहते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का, क्योंकि प्रिज्म में अलग अलग एंगल्स मौजूद होते हैं जो लाइट को रिफ्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेक्टेकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स। आपने 3D मूवी देखी होगी कोई। 3D मूवी के अंदर जब आप चश्मा हटा करके देखते हो तो आपको स्क्रीन ब्लर दिखाई देती है। कारण, नॉर्मल जो लाइट आप तक आ रही होती है वो इस तरीके से अलग अलग प्लेन में उसके कंपन हो रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टीक्रोमेटिक लाइट। ये हमारी आंख तक आ रही होती है, इसको हम इजीली देख करके पहचान नहीं पाते। बीच में एक चश्मा रखा जाता है, पोलराइजर कहते हैं जिसको। ये घटना है ध्रुवण की घटना, पोलराइजेशन की। इससे गुजरने के बाद ये जो लाइट अलग अलग प्लेन में कंपन कर रही थी, ये सारी की सारी मोनोक्रोमेटिक एक ही प्लेन में आ जाती है। तो मल्टीक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिक में बदल दिया, इसको हमारी आंख देख करके समझ पाती है। तो इसलिए हम एक चश्मा लगाते हैं ये, ताकि ये लाइट हमारी आंखों पर, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित लाइट है, प्रकाश है, और ये है पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश। तो ये प्रकाश हम देख करके समझ पा सकते हैं। ये बीच में रखा होता है पोलराइजर। तो ऐसे चश्मे भी आते हैं जिसको हम पोलरॉइड कहते हैं। तो 3D फिल्मों के अंदर कोई बाइफोकल, कॉन्वेक्स, ये तो चश्मों के लेंस है, नजर वाले हैं। पोलरॉइड्स होते हैं जिनका काम क्या है? अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देना, जिसको हम देख पाए आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं, अब कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच। कनकेव लेंस की बात आ रही है। देखो, कनकेव लेंस कौन सा था? आपको याद है दरवाजों के डोर होल्स जो थे उसमें यूज किया जा रहा था इनको। तो होगा क्या, लाइट इस तरीके से जाएगी और एक बड़े एरिया में फैल जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि दरवाजों के अंदर जो डोर होल में लगाते हैं वो लेंस ऐसा ही होता है। तो अब वो लेंस से क्या दिखाई देता है, आप सोच के देखो। गेट में लगे हुए लेंस से जब आप बाहर देखते हो, बेल बजती है, तो आपको वस्तुएं स्मॉल साइज की दिखाई देती हैं। पहली बात तो छोटे आकार की होती हैं। सीधे दिखते हैं व्यक्ति, उल्टे दिखते हैं? सीधे दिखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं इरेक्ट होते हैं।
और इरेक्ट है तो अपने आप कंफर्म हो गया है कि कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे, यानी कि आभासी होंगे। तो देखो आपको एक आंसर क्लिक हुआ, दूसरा आपने अपने आप पकड़ लिया, बिकॉज ऑल इरेक्ट, सारी सीधी इमेज वर्चुअल होती है और सारी उल्टी इमेज रियल होती है। तो ये तो आपको पता है कि इमेज सीधी दिखाई देती है, तो अपने आप क्या होगी, वर्चुअल। तो हमें ये आंसर मिल गया। ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। और देख लो किसमें क्या होती है। रियल एंड इरेक्ट कभी नहीं हो सकती, रियल इमेज इरेक्ट नहीं होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट बिल्कुल ये रहेगी, वर्चुअल इमेज होगी और वो साथ में सीधी होगी। ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। वन कैन डिस्टिंग्विश अ टेलीस्कोप फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप वो होता है जिससे बहुत दूर तक के आप अंतरिक्ष वगैरह में देखते हो, काफी दूरी तक का देखते हो, सॉरी। और माइक्रोस्कोप जिससे पास की वस्तुओं को देखा जाता है जूम करके। ये कह रहा है इनमें डिस्टिंग्विश करना हो तो आप कैसे पता लगा सकते हो। तो लेंस जो होता है, लेंस का आकार देखते ही बता सकते हो आप। क्या लंबाई नहीं, उसकी लंबाई से क्या मतलब है, माइक्रोस्कोप बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है, कलर से तो कोई मतलब नहीं है। साइज ऑफ लेंस बिल्कुल ठीक है। लेंथ एंड साइज ऑफ, लेंथ नहीं है लेंस की, उसका आकार। क्यों, आकार से ही तो उसकी फोकल लेंथ दिखाई देगी कि किसकी कितनी फोकल लेंथ है। तो लेंस के आकार से हम देख करके पता लगा सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है। ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है नहीं ये वाला, एवरेज सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। टू गेट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज, मिरर इज यूज। कौन सा मिरर यूज, दर्पण पूछ रहा है, यानी कि आपको इमेज बड़ी करके देखनी है, वर्चुअल इमेज। तो आप खुद सोच के देखो ऐसा कौन सा दर्पण है जो साइज को बड़ा करके दिखाएगा ऑब्जेक्ट को। तो याद आया, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, ईएनटी, वो सब एक ऐसे मिरर को यूज करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट आएगी, टकराएगी और एक पॉइंट पर उसको फोकस कर दिया जाएगा। ये वस्तु यहाँ जो रखी होगी फोकस पे, वो जूम होकर के दिखेगी, क्योंकि सारी प्रकाश की किरणें वहीं आकर के गिर रही हैं। इसके अलावा बोलूँ, सोलर कुकर जो होता है उसमें भी यही मिरर यूज होता है कि सनलाइट की आने वाली सारी लाइट को यहाँ हम बर्तन रख देंगे, उस पर सारी की सारी लाइट आकर के गिरेगी, इंटेंस होगा, खाना पक जाएगा आसानी से। तो मैग्नीफाइड इमेज भी दिखती है और वर्चुअल इमेज भी होती है। कौन सा था ये, हमारा आंसर था कनकेव मिरर था ये। तो आंसर क्या हो गया, कनकेव मिरर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमेशा शरीर की छोटी छवि बनाता है। Which of the following always makes smaller image? Always makes smaller image. देखो, हमने बात की थी गाड़ियों के जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं, इस तरीके से कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं, लाइट इस तरीके से आएगी और इस तरीके से चली जाएगी। ये जो एक बहुत बड़े एरिया के अंदर लाइट जा रही है इस तरीके से, इतना बड़ा एरिया दिखाई देगा। तो जो बड़ा एरिया दिखाई देगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट का साइज तो हमेशा छोटा ही दिखेगा ना, जो एक्चुअल साइज है उससे वो छोटा दिखेगा। तो गाड़ियां जो रेयर व्यू मिरर में दिखती हैं छोटी दिखती है हमेशा। क्या कभी भी वो बड़ी दिख सकती हैं, नहीं दिख सकती। तो हमेशा अगर आपको स्मॉलर इमेज देखनी है तो आपको कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना पड़ेगा, उत्तल दर्पण का, बिकॉज ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, फैला देता है रेस को। नेक्स्ट देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक मिरर, legs appears as of same size but head and his body appears smaller than its real size. When person stand in front of a mirror, what is the nature of mirror? देखो, एक व्यक्ति मिरर के आगे खड़ा होता है, उसकी जो लेग्स हैं, टांगे हैं, वो बिल्कुल सेम साइज की अपीयर होती है। तो सेम साइज हमेशा कौन से मिरर के अंदर दिखाया जाएगा, प्लेन मिरर के अंदर। समतल दर्पण होता है, वो एग्जैक्ट वही साइज दिखाता है इमेज में जो ऑब्जेक्ट का होता है। तो समतल दर्पण जो घरों में हमारे लगा होता है, आपके हाथ का आकार बिल्कुल उतना ही दिखता है जितना वो है। लेकिन दूसरा मिरर क्या है, वहां पे उसकी जो बॉडी और हेड है वो स्मॉलर दिख रहे हैं। इसका मतलब ऐसा कौन सा मिरर है जो ऑब्जेक्ट इमेज को छोटा दिखाता है वास्तविक साइज से। तो अभी हमने बात की थी गाड़ियों के साइड व्यू मिरर वाला, तो वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। बिकॉज ईएनटी मिरर तो जूम करके दिखाता है कॉनकेव वाला। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है ये उत्तल दर्पण है, ये स्मॉलर साइज में दिखाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मौजूद है यहाँ पे। तो देख लो, प्लेन एंड कॉनकेव, नहीं कॉनकेव तो नहीं होगा, कॉनकेव तो जूम करके दिखाता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये भी नहीं है, प्लेन होगा और कॉन्वेक्स होगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें स्मॉलर साइज दिख रहा है, इसमें एग्जैक्ट सेम साइज दिखता है।
और कॉनकेव में कैसा दिखता है, लार्ज साइज दिखता है। तो लार्ज तो हमें क्वेश्चन में कहीं कहा ही नहीं है, अगर लार्ज इमेज होती तो हम इसको सोचते। नेक्स्ट देखते, व्हाइट लाइट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ कलर, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर के बना होता है, 7 विबग्योर। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, रेड कलर का वेवलेंथ लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो होती है वो सबसे कम होती है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति जो होती है सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए हम इसको डेंजर साइन में यूज करते हैं। इसीलिए वो हमें सुबह सूर्यास्त सूर्योदय के समय लाल रंग बिखरा हुआ दिखता है, क्योंकि बाकी सारे कलर अलग अलग रास्तों में बट जाते हैं, काफी दूरी ट्रेवल नहीं कर पाते, रेड कलर बिल्कुल बिना डेविएट हुए ट्रेवल कर पाता है, तो हम खतरे के निशान हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये जब सारे कलर मिल जाएंगे तो कैसी लाइट बनेगी, व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायोप्टर किसकी इकाई है। देखो डायोप्टर, देखो डायोप्टर, डेसिबल, डेसिबल किसकी थी, हमने बात की थी बार बार, साउंड की इंटेंसिटी की थी, वैसे ही पूछ रहा है डायोप्टर किसकी यूनिट है। तो देखो डायोप्टर जो होती है, ये होती है कोई भी लेंस की शक्ति, जो पावर होती है, लेंस की पावर को बताता है डायोप्टर। तो डायोप्टर कैसे निकाला जाता है, किसी भी लेंथ की अगर आपको फोकस लेंथ दे दी जाए, फोकस लंबाई दे दी जाए, मीटर में होनी चाहिए, ये जरूरी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डायोप्टर निकाल सकते हैं। तो फोकल लंबाई आपको दे रखी हो, आप डायोप्टर शक्ति होती है इसमें निकाल सकते हैं। तो किसी भी लेंस की पावर, लेंस की शक्ति निकाली जा सकती है। लेंथ नहीं है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये सब नहीं है, डायोप्टर लेंस की शक्ति या क्षमता का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो टेलीस्कोप आर बेटर देन ऑप्टिकल टेलीस्कोप। देखो ऑप्टिकल टेलीस्कोप तो वही होते हैं जिसमें लाइट जा करके ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाएगी, और रेडियो टेलीस्कोप या इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप ये सब जो होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, मैग्नीफाइंग पावर भी इनकी बहुत अच्छी होती है। और ये किस तरीके से काम करते हैं, तो देखो प्रॉपर्टीज देखते हैं इनकी, रेडियो टेलीस्कोप की क्यों बेहतर है ये। दे कैन डिटेक्ट फेंट गैलेक्सीज विच कैन नॉट बी डन बाय ऑप्टिकल टेलीस्कोप, बिल्कुल ठीक है, जो बहुत धुंधली आकाश गंगाएं हैं ये उनका भी पता लगा लेगा, लेकिन वहां से आने वाला प्रकाश इतना कमजोर है, वो धुंधली है, तो ऑप्टिकल यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप तो फेल हो जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है पहली बात। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दे कैन इवन वर्क इन क्लाउडी कंडीशन, बिल्कुल बादल हैं, कोई बात नहीं, बात इनको लाइट तो चाहिए ही नहीं, लाइट तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को चाहिए, तो अगर बादल भी आ गए हैं तो भी ये काम करेंगे। दे कैन वर्क ड्यूरिंग डे एंड नाइट, बिल्कुल नाइट में भी वर्क करेंगे ये, इनको लाइट तो चाहिए ही नहीं। तो बिल्कुल सही बातें हैं, रेडियो माइक्रोस्कोप है वो काम करेगा सारी कंडीशंस में बेटर ऑप्टिकल से। टू एलिमिनेट द ग्लेयर ऑफ हेडलाइट इन मोटर कार्स, आपने देखा है कि गाड़ियों की जब पीछे से आने वाली लाइट गिरती है, आप जब गाड़ी चला रहे होते हो, अंदर मिरर में जब आप देखते हो, पीछे वाली गाड़ियों का फोकस इतना तेज होता है कि वो जब लाइट आती है तो आपको ग्लेयर, चमक दिखती है, आपकी आंखें चौंधिया जाती है, चकाचौंध हो जाती हैं। तो इसको अगर खत्म करना हो तो कैसे खत्म कर सकते हैं आप, तो देखो क्या ऑप्शन दिया गया है, पोलराइड का यूज करो, ग्लास प्रिज्म लगाओ, थिन फिल्म यूज करो, फिल्टर्स यूज करो। तो आपको अभी याद है मैंने कहा था कि अगर लाइट अनपोलराइज्ड है तो हम उसको नहीं देख पाते हैं, इसको हम एक पोलराइजर से गुजारते हैं, तो इस लाइट को हम देख पाते हैं आराम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक पोलरॉइड यूज करना पड़ेगा। तो ये देखो पोलरॉइड जो कि पोलराइज घटना पर आधारित होता है, इसका प्रयोग करोगे तो लाइट की चकाचौंध खत्म हो जाएगी और लाइट सिंपल वे में आपको दिखाई देगी, आप पहचान सकते हो कौन सी गाड़ी आ रही है पीछे से। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, प्रकाश सबसे तेज किसमें चलता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो, कि लाइट वैक्यूम में, निर्वात में सबसे तेज, फिर गैस में, फिर लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में। तो वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे तेज होता है, इतना ज्यादा, क्योंकि इसको वैक्यूम, क्योंकि इसको कोई मीडियम तो आवश्यक है नहीं, मीडियम इसको स्लो कर देगा। साउंड का उल्टा हो जाता है ऑर्डर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सरफेस ऑफ मेटल व्हेन। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हमने थोड़ी सी बात की थी
जब इस पर लाइट आकर के टकराती है तो इसकी सरफेस के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले सरफेस तक आएंगे और फिर कुछ वेलोसिटी लेकर के वो सरफेस से बाहर निकलने लग जाएंगे। और इसमें मौजूद थे छोटे छोटे पैकेट्स जिनको हमने क्या कहा था, फोटोन, जो कि लाइट में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये घटना कब होगी, जब इसे गर्म किया जाएगा? नहीं, गर्म तो नहीं किया, हमने इस पर लाइट टकराई है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, सिंपल मेटल प्लेट थी, लाइट गिराई है इस पे। इलेक्ट्रॉन ऑफ सुटेबल वेलोसिटी इम्पैक्ट ऑन इट, उपयुक्त वेग का इलेक्ट्रॉन इससे टकरा रहा है। इसका वेग तो, लाइट का तो वेग तो फिक्स है ना, 3 × 10⁸, इसको हमने थोड़ी छेड़ा है, इसको भी नहीं छेड़ा हमने। लास्ट है, लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट, बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जब इस पर गिरता है। यानी ये जो लाइट है, इस लाइट के पास थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी मिनिमम एक वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए, या तो उसके बराबर या उससे ज्यादा, तभी वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिजेक्ट करा पाएगा। अगर वो उस वेवलेंथ से कम वेवलेंथ का लाइट हुआ तो इस घटना को नहीं करवा पाता ये लाइट। दैट मीन्स कि हमारा आंसर हो गया लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट। नेक्स्ट, स्ट्रीट लाइट के रूप में यूज किए जाने वाले पीले रंग के लैंप कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो देखो, पीले रंग के जो सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लैंप लगे हुए होते हैं, येलो कलर की लाइट छोड़ते हैं, उसमें सोडियम की वेपर होती है और वो येलो कलर का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है मेरी। सोडियम उसके अंदर लाइट को प्रोड्यूस करता है, येलो लाइट। नेक्स्ट देखते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय। देखो, फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पेड़ पौधों वगैरह के अंदर फोटो ऑक्सीडेशन होता है। तो फोटो ऑक्सीडेशन कैसे होता है? अगर मैं कहूं आपको, पेड़ पौधे जब तक उन पर लाइट आकर के नहीं गिरती, क्या वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाते। तो सबसे पहली उनकी जरूरत क्या होती है, सनलाइट आकर के उनके ऊपर गिरे, तब वो आगे का फर्दर ऑक्सीडेशन वगैरह प्रोसेस स्टार्ट कर पाते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? लाइट से शुरुआत होती है, बिल्कुल ठीक है। हीट से इनको कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन तो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, कैटलिस्ट भी अंदर काम कर रहा होता है। लाइट से इनिशिएट होते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, नाम में भी है देखो, फोटोन। तो फोटोन किसके अंदर मौजूद थे? हमने आज बात की थी, लाइट के अंदर ही तो मौजूद थे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फोटो ऑक्सीडेशन का। तो ये काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस थे जो लाइट और ऑप्टिक्स के हमने डिस्कस किए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है सारे के सारे, काफी सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जितने भी और भी कोई अच्छे क्वेश्चंस कलेक्शन होगा और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं फिर।